मातरम, भारत माता की जय। एलोपैथी की लॉबी कितनी खतरनाक है ये हमने पिछले एपिसोड में बात की। पिछले एपिसोड में हमने ये बात की कि किस प्रकार से एलोपैथी की दवाएं हार्ट फेल करती हैं, लीवर फेल करती हैं, किडनी फेल करती हैं। और तो और जो दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के नाम पर दी जाती हैं, वो दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के नाम पर हार्ट फेल करने का काम करती हैं। हम पेन किलर खाते हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हम स्टीरॉयड खाते हैं, हम बीपी की दवा खाते हैं, हम डायबिटीज की दवा खाते हैं, हम सिंपल बुखार के लिए कोई पैरासीटामोल टाइप की दवा खाते हैं, हम सर्दी खांसी जुकाम की दवा खाते हैं, हम एसिडिटी की दवा खाते हैं। तो ये सारी दवाएं, शरीर का ऐसा कोई एक अंग भी नहीं है जहां पर ये अपना दुष्प्रभाव पैदा नहीं करती हो। और तो और जो एंटी डिप्रेशन, हम डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाएं खाती हैं, वो खुद डिप्रेशन पैदा करने का काम करती हैं, वो खुद आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करती हैं, और ये प्रमाणित हो चुका है। आज के एपिसोड में पहले हमने बात की है, आपने यदि पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए कि हार्ट को फेल करने के लिए कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको बाजार से वापस लिया गया, किडनी को फेल करने वाली कौन सी दवाएं थी, लीवर को फेल करने वाली कौन सी दवाएं थी। आज हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। ये जो कैंसर हो रहा है, ये 100 साल पहले, 50 साल पहले इतनी संख्या में नहीं होता था। पुराने जमाने की हम बात करें तो हमें अपने आसपास के रिलेटिव में आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई कैंसर का मरीज नहीं होता था। इक्का दुक्का कोई मरीज होता था तो उसके लिए लोग बहुत आश्चर्य करते थे कि इसको कैंसर कैसे हो गया, ये कैंसर की कोई बीमारी हो सकती है क्या। लेकिन आज हम यदि क्लोज रिलेशनशिप में देखें तो हर व्यक्ति के गांव में, गली मोहल्ले में, शहर में, हर व्यक्ति की नजदीकी रिश्तेदारी में, हर व्यक्ति के चाचा ताऊ में, हर व्यक्ति के बुआ फूफे में या मामा मामी में या दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर का मरीज जरूर दिख जाता है। ये कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है और ये कैंसर होता क्या है? देखिए, जब हमारी कोशिकाएं अनकंट्रोल वे में कहीं भी ग्रोथ करके गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं और वो शरीर के सिस्टम के साथ विद्रोह कर देती हैं, तो ऐसी अनकंट्रोल कोशिकाओं के गांठ को कैंसर कह दिया जाता है। अलग अलग प्रकार का ये हो सकता है, ये खून में हो सकता है, ये शरीर के विशेष किसी हिस्से में हो सकता है। ये कैंसर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत के अंदर भी ये कैंसर बढ़ रहा है। जितनी रिसर्च हो रही है उतना कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है। कैंसर के नाम पर नई नई दवाइयां लॉन्च की जाती हैं, लेकिन नई दवाइयां लॉन्च करने के बाद भी कैंसर कम नहीं हो रहा। और सामान्य व्यक्तियों को जो प्लास्टिक में खाते हैं, पीते हैं, जिनका पानी शुद्ध नहीं है, जिनकी हवा शुद्ध नहीं है, जो पोषक तत्वों वाली डाइट नहीं लेते, उन लोगों को कैंसर हो तो समझ आता है। मैं यदि बात करूं तो ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है जो 24 घंटे डाइटिशियन से रिकमेंड की हुई दवा खाते हैं। ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है जिन्होंने जिंदगी में कभी, कुछ कई बार वैज्ञानिक कहते हैं कि कैंसर उनको होता है जो तंबाकू खाते हैं, कैंसर उनको होता है जो शराब पीते हैं, कैंसर उनको होता है जिनकी अनियमित दिनचर्या है, कैंसर उनको होता है जो कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कैंसर उनको होता है जिनका खान पान खराब होता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी कैंसर हो रहा है जो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, जो डॉक्टर से लगातार रूटीन चेकअप करवाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूं तो फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार थी जिसकी फिल्में आपने देखी होंगी, नरगिस को कैंसर हुआ, नूतन को कैंसर हुआ, राजेश खन्ना को कैंसर हुआ, जो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, करोड़ों रुपए का जिनका बंगला था, जिनके लिए डॉक्टर आगे पीछे चक्कर काटते थे। ऋषि कपूर को कैंसर हुआ, इरफान खान को कैंसर हुआ, फिरोज खान को कैंसर हुआ, विनोद खन्ना को भी कैंसर हुआ, श्याम सुंदर कैलानी जी को कैंसर हुआ, विजय अरोड़ा को कैंसर हुआ। और कैंसर होने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया का महंगा इलाज लिया और महंगा इलाज लेने के बाद भी उनकी जान बच नहीं पाई। ऐसे ही और ऐसे देश और विदेश के ऐसे बड़े नेता और बड़े अभिनेता हैं जिनको कैंसर हुआ। जैसे भारत की मैं बात करूं तो मनीषा कोइराला को कैंसर हुआ, ताहिरा कश्यप को कैंसर हुआ, मुमताज को कैंसर हुआ, एंजेलिना जोली को कैंसर हुआ, सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ, किरण खेर को कैंसर हुआ, महिमा चौधरी को कैंसर हुआ। और ये सब फिल्म स्टार वो हैं जो अपने खाने पीने का खूब ध्यान रखती हैं। इनमें कुछ फिल्म स्टार तो वो हैं जो 200 रुपए लीटर का ब्लैक वाटर पीते हैं, एल्कली वाटर पीते हैं, फिर इनको कैंसर क्यों हुआ? सवाल उठता है। कैंसर पूरी दुनिया में खूब बढ़ रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि कैंसर तो हेरिडिटी से होता है, आनुवंशिकता से होता है, लेकिन बहुत से ऐसे केस दिखते हैं जिनके परिवार में कभी कोई कैंसर नहीं था, लेकिन कभी कोई कैंसर होने के बाद भी उनको कैंसर हो गया। कैंसर की पूरी दुनिया में स्थिति क्या है?
पूरी दुनिया में हम यदि बात करें तो हर 17 मिनट में एक व्यक्ति कैंसर के कारण मर जाता है, इलाज लेकर भी मर जाता है, बिना इलाज लिए भी मर जाता है। 2020 की मैं बात करूं तो 1,93,00,000 कैंसर के नए मामले आए और 1 करोड़ लोग जिनको पहले कैंसर था वो मर गया। इसका मतलब क्या है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति कैंसर से मर जाता है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में, भारत में पूरी दुनिया के 20% कैंसर के मरीज रहते हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश की हेल्थ की देखरेख करने की, मनसुख मांडविया जी। वो राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़ों के बारे में कहते हैं। लोकसभा में उत्तर देते हुए जब लोकसभा में एक सांसद ने प्रश्न किया कि भारत देश में कैंसर की क्या स्थिति है और कैंसर क्यों बढ़ रहा है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देश के स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देते हैं कि देश में 2020 में कैंसर के 13,92,000 मामले आए थे और हर साल इसमें 12% की दर से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री की क्योंकि जिम्मेदारी है हेल्थ के कार्यक्रम की, तो उन्होंने बताया कि हमने कैंसर के लिए चेकिंग अभियान बढ़ाया है, रोकथाम उपचार के लिए जागरूकता खोली है। 4 फरवरी को हम WHO के अनुसार कैंसर दिवस मनाते हैं, कैंसर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। पूरे देश की राजधानी दिल्ली में कैंसर अनुसंधान के नाम से एक नया संस्थान खोला गया है और भारत में हर 1 लाख व्यक्तियों में 94 व्यक्तियों को और हर 1 लाख महिलाओं में 103 व्यक्तियों को कैंसर का बोझ पड़ता है, कैंसर होने की संभावना है, कैंसर होता है, ऐसे आंकड़े कहते हैं। हर 8 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है और इसी लोकसभा में वो कहते हैं कि 2020 में लगभग 14 लाख लोग कैंसर से मरे थे और 12% की दर से जो बढ़ोतरी हो रही है उसके अनुसार 2025 में इस देश में लगभग 16 लाख कैंसर के नए मामले सामने आएंगे। इन सारी चीजों में हम अगर बात करें तो भारत एक बहुत गरीब देश है। भारत जैसे देश में कैंसर का उपचार बड़ा महंगा है। कैंसर में 3-4 प्रकार का उपचार किया जाता है, या तो सर्जरी करके कैंसर को निकाला जाता है, या फिर रेडिएशन देकर कैंसर की कोशिकाओं को मारा जाता है, या कीमोथेरेपी से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जाता है, या कुछ एंटी कैंसर कुछ दवाओं का प्रयोग करके कैंसर को खत्म करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी जिस घर में, जिस परिवार में कैंसर होता है, उस घर, उस परिवार के जेवर, उस परिवार का सुख, चैन, शांति कहीं खो जाते हैं। उस परिवार को इलाज करवाने के नाम पर अपनी सारी बचत को देना पड़ता है। उस परिवार को कैंसर के इलाज करवाने के नाम पर जमीन बेचनी पड़ती है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, जवान बेटे बेटियों की शादियां टल जाती हैं। तो इतनी विभीषिका होने के बाद भी पूरी दुनिया में, अगर मैं भारत की बात छोड़ दूं तो दूसरे जो विकसित देश हैं, जिनकी फार्मा कंपनियां पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं, लाखों डॉलर कमाती हैं, उन देशों में भी स्थिति यह है कि कैंसर कंट्रोल नहीं हो रहा, कैंसर का क्योर नहीं हो रहा और हर साल कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जाती है। 2022 में सरकार ने कुछ कार्रवाई की, उसकी भी हम बात करेंगे। पंजाब में कीटनाशकों के कारण कैंसर फैल रहा है। हम जो खाने पीने में जहर ले रहे हैं उसके कारण कैंसर फैल रहा है। लेकिन जब बात आती है कि इन कीटनाशकों के ऊपर, ये जो हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनके ऊपर कोई बैन लगा दिया जाए तो कोई प्रभावी उसके लिए योजना नहीं बनती। पंजाब में एक ट्रेन चलती है बठिंडा से जयपुर के लिए, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया, क्योंकि उस क्षेत्र में पेस्टिसाइड का उन्होंने खूब प्रयोग किया हरित क्रांति के नाम पर। हरित क्रांति से हरित क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन कैंसर क्रांति जरूर हो गई और लाखों मरीज कैंसर के हो गए। ऐसे ही मैं यदि उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में लल्लूपुर नाम का एक गांव है, 2000 की आबादी का गांव है। उस 2000 की आबादी में लगभग 300 परिवार रहते हैं। उन 300 परिवारों में, उस लल्लूपुर गांव में हर घर में कोई ना कोई एक मरीज कैंसर का है और किसी परिवार में तो 3-3 लोग मर चुके हैं। मतलब उस परिवार में एक महिला की कहानी बताई कि उस महिला के पहले पति की मौत हो गई। पहले पति की मौत होने के बाद उसने देवर के साथ शादी की तो देवर को भी कैंसर हो गया। मतलब हर घर में कैंसर के मरीज हैं। इन सारी चीजों में कैंसर का कारण यदि ढूंढते हैं तो कभी शराब को, कभी तंबाकू को, कभी हेरिडिटी को, कभी कीटनाशकों को, कभी मोटापे को, कभी अनियमित दिनचर्या को, अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक अपनी बातें कहकर पल्ला
छाड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई प्रभावी ट्रीटमेंट और प्रभावी बचाव का तरीका नहीं बता पाते। आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं वो बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि जो एलोपैथी की दवाएं हैं ये खुद कैंसर पैदा करती हैं। अभी तक तो हमने बात की कि एलोपैथी की दवाएं से लीवर खराब होता है, हार्ट खराब होता है, किडनी खराब होती है। एलोपैथी की दवाओं से कैंसर होता है और एलोपैथी की उन दवाओं से भी कैंसर होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दवा एसिडिटी के लिए प्रयोग की जाती है, सामान्य एंटासिड, खाली पेट जिसको डॉक्टर हर दवा के साथ लिख देता है, जैसे हर सब्जी आप खरीदने जाओ तो आप सब्जी के साथ हरी मिर्च और धनिया फ्री में मांग लेते हैं, ऐसे ही एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर हो, वो हर डॉक्टर जैसे ही आप किसी दवा के लिए, किसी बीमारी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो कलम चलती है वो किसी न किसी एंटासिड के ऊपर चलती है कि खाली पेट आपको ये दवा लेनी है। वो जो खाली पेट की दवा है वो कैंसर पैदा कर सकती है और डॉक्टर इसके बारे में बताता नहीं है। और आपको ये लगता है कि खाली पेट एसिडिटी की दवा है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी कैंसर पैदा करती है। ये जो सामान्य बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, जिसको कोई भी जो आधुनिक युग की युवती जिसको ये मानती है कि मैं तो बहुत एक्स्ट्रा मॉडर्न हूं, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं भी कुछ भी करें लेकिन हम ये एक छोटी सी पिल खा लेंगे तो इससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भ निरोधक दवाओं से कैसे कैंसर होता है। गर्भ निरोधक दवा ओवर द काउंटर मिलती है, ओटीसी दवा इनको बोला जाता है। काउंटर के ऊपर कोई भी व्यक्ति जाए और उसको ये कहे कि मुझे बर्थ कंट्रोल पिल दे दीजिए, गर्भ निरोधक दवा दे दीजिए, तो वो केमिस्ट उसको दवा निकाल के दे देता है और उसको पैसे ले लेता है, उसके लिए किसी डॉक्टर की स्लिप की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही जिसको सुरक्षित समझा जाता है, फार्मा कंपनी जिस दवा का फुल पेज विज्ञापन देती हैं, टीवी के ऊपर विज्ञापन देती हैं कि इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाइए और ये दवा खरीद के खा लीजिए, उस दवा से कैंसर हो सकता है। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, भारत में तो ना रिसर्च होती इस लेवल की, ना कंट्रोल होता, ना क्योर होता। अगर मैं अमेरिका की बात करूं जिसमें एफडीए बहुत मजबूत है, उस अमेरिका में एनागेस्टोन नाम के एक साल्ट की खोज की गई 1968 में ऑर्थो फार्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। 1968 में इसको अमेरिका के एफडीए से अप्रूव करवाया गया और अप्रूव करवाने के बाद इस साल्ट का एनाट्रोपिन के नाम से इसकी एक दवा बनाई गई, नोवम के नाम से एक ब्रांड बनाया गया, दवा बनाई गई। ये जो एनागेस्टोन साल्ट से एनाट्रोपिन और नोवम जो दवा बनाई गई, इसको बर्थ कंट्रोल पिल के रूप में बेचा गया, खूब बेचा गया, डॉक्टरों ने भी लिखा, बिना लिखे भी दिया गया, लगातार बिकती रही। बिकने के बाद किसी व्यक्ति ने 1969 में एक कुत्ते को इसको खिलाया, इसका ट्रीटमेंट किया। जब उन्होंने कुत्ते को खिलाया तो उन्होंने देखा कि इस कुत्ते के अंदर कैंसर का ट्यूमर पैदा हो गया। और जब उन्होंने इसी बात को और रिपीट किया कि और कुत्तों के ऊपर प्रयोग करके देखते हैं, तो जिसके ऊपर भी प्रयोग किया उसको कैंसर का ट्यूमर डेवलप हो गया। तो उस फार्मा कंपनी को जब शिकायतें ज्यादा हुई तो हार कर अपनी दवाओं को बाजार से वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके ऊपर बैन लगाया गया। आप कल्पना कीजिए कि एक सामान्य गर्भ निरोधक दवा जिसको आप जाकर खरीद लेते हैं वो कैंसर पैदा कर सकती है। ऐसे ही एक और साल्ट की खोज की गई, क्लोरेमेटिडोन एसीटेट, एलोपैथी की यह दवा, इसकी खोज 1959 में की गई। 1959 में यूएस में इसका अप्रूवल लिया गया। सीक्विन के नाम से एली लिली जो फार्मा की एक बड़ी कंपनी है, वो इस दवा को मेस्टानोल के साथ कॉम्बिनेशन में उसने बेचना शुरू किया। अमेरिका में ये बेची जाने वाली 1960 के दशक में पहली बर्थ कंट्रोल पिल थी, गर्भ निरोधक दवा थी। और ये गर्भ निरोधक दवा क्या कर सकती है आप अंदाजा लगा के देखिए। इस गर्भ निरोधक दवा को फिर क्लोरमेटिडोन एसीटोट के नाम से, ओवास्टिस्टिन के नाम से, एकोनसेन के नाम से, सीक्वेंस के नाम से मेंस्ट्रोल के साथ बेचा गया। इसको केवल भारत में नहीं बेचा गया, इसको केवल यूएस में नहीं बेचा गया, बल्कि यूएस के साथ दूसरे देशों में भी बेचा गया। इस दवा के ऊपर भी जब 10 साल बाद इसके ऊपर कुछ लोगों ने ट्रायल किया कि हम इस दवा को कुत्तों को खिलाकर देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि जिन जिन कुत्तों को यह दवा खिलाई गई उन सब कुत्तों को ट्यूमर हो गया और कैंसर हो गया। 1971 में जब एली लिली फार्मा के ऊपर खूब दवा बना तो पहले तो वो झूठ बोलती रही कि ये पूरी तरह से सेफ है, इससे कोई कैंसर नहीं होता। और जब ये प्रमाणित हो गया कि ये कैंसर करती है और केवल कुत्तों में नहीं करती, आदमियों में भी करती है, तो
दबाव के कारण मजबूरन एली लिली को यूएस के बाजार से ये दवा वापस लेनी पड़ी और क्लोरमेटिडोन एसीटोड के सभी जितने भी मुंह से लेने वाले बर्थ कंट्रोल पिल थे 1972 तक पूरी अमेरिका में सबको बैन कर दिया गया। आप देखिए, अगर अमेरिका जैसे देश में ये फार्मा लॉबी ऐसी दवाएं बेच सकती है तो भारत जैसे देश में क्या होता होगा। और ये जो दवा जो 1972 में अमेरिका में बैन हो चुकी है, उस दवा को आज भी फ्रांस, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बेचा जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो दवा दक्षिण कोरिया में, फ्रांस में, जापान में, मेक्सिको में बेची जा सकती है, तो भारत में ऐसी कितनी बर्थ कंट्रोल पिल की दवाएं होंगी जिनको आज बेचा जा रहा है। कोई उनके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है, और जिनसे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद जाने कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को कैंसर होने की संभावना है। मेनोपॉज के लिए, गर्भावस्था के लिए, समय से पहले जो प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है उसके लिए, या गर्भावस्था में और जो सामान्य छोटे छोटे कारणों के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, वो दवाएं भी कैंसर पैदा कर सकती हैं। और ये जो कैंसर पैदा करती हैं, ये जो सामान्य दवाएं कैंसर पैदा करती हैं, केवल एक व्यक्ति के शरीर में नहीं करती, ये ऐसा कैंसर पैदा करती हैं, ऐसे दुष्प्रभाव डालती हैं, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर किसी मां ने मेनोपॉज के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, गर्भावस्था के लिए कोई एक एलोपैथी की दवा खाई, तो बहुत संभावना है कि उसकी अगली पीढ़ी में वो जिस बेटे को, जिस बेटी को जन्म दे, उस बेटी को भी या तो गर्भाशय का, या स्तन का, या शरीर के किसी और हिस्से का कैंसर हो सकता है। मतलब एलोपैथी दवाएं केवल थोड़े समय के लिए दुष्प्रभाव नहीं डालती, बल्कि इतना भयंकर दुष्प्रभाव डालती है कि अगली पीढ़ी में भी वो दुष्प्रभाव ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एलोपैथी की दवाएं हमारे शरीर के खून में, हमारे एक एक सेल में, एक एक जीन्स में, एक एक क्रोमोसोम में, एक एक डीएनए में ऐसा इररिपेयरेबल लॉस करती हैं जो भयंकर नुकसान कर सकता है। एक एग्जांपल और आपके सामने है, यूएस का एग्जांपल है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि 1938 में एक साल्ट की खोज की गई, डाइथाइलस्टिल बेस्टोल, डीईएस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। इस डीईएस को कहां पर, किस विश्वविद्यालय में खोज की गई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी खोज की गई। और इसकी खोज का जो पहले जो काम शुरू हुआ वो कहां हुआ? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड और लंदन का नाम जहां पर जुड़ जाए वहां पर तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, वहां पर सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया रिसर्च होती है। इस यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में ये रिसर्च की गई। नेचर जो साइंस जर्नल है, रिसर्च पेपर है, उसके अंदर इसके ऊपर रिसर्च प्रकाशित की गई 1938 में। और ये कहा गया कि ये तो बहुत काम की दवा है, और ये जो साल्ट है ये गर्भाशय के बीमारियों के लिए, मेनोपॉज के लिए, समय से पहले जो डिलीवरी होती है उसके लिए, या गर्भाशय में कोई दिक्कत आती है उसके लिए तो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो इस साल्ट को किसी एक व्यक्ति ने पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सरकारी फंडिंग के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हुई थी। तो 200 से ज्यादा फार्मा कंपनियों ने इसके ऊपर दवा बनानी शुरू की, सैकड़ों की संख्या में इसके ब्रांड नेम बने, अलग अलग ब्रांड से सारी फार्मा कंपनियों ने दवा बनाई कि हम इसको बेचेंगे और इसकी मार्केटिंग करेंगे तो हमें लाखों करोड़ों रुपयों का लाभ होगा। एफडीए द्वारा इसको 19 सितंबर 1941 में, आज से 80 साल पहले, 3-4 बीमारियों के लिए इसका अप्रूवल दिया गया कि मेनोपॉज के लिए, गर्भाशय में कोई दिक्कत है, गर्भ के दौरान कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए इसकी 5 मिलीग्राम को अप्रूव किया गया। अप्रूव मात्रा में इसके अलग अलग ब्रांड नेम बनाए गए, अलग अलग औषधियां बनाई गई, फार्मा कंपनियों ने इसका प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में मार्केटिंग की। डॉक्टरों ने इसको जो निर्धारित मात्रा था उस निर्धारित मात्रा में डॉक्टरों ने अप्रूव करके पेशेंट को लिखना शुरू किया। 1940 से लेकर 1941 तक लगातार अमेरिका में और अमेरिका के साथ कई देशों में इस दवा को खूब फार्मा कंपनियों ने बेचा, लाखों करोड़ों डॉलर का फायदा उठाया, कमाई की। और कमाई करने के बाद 1971 में जाकर यह पता लगा कि ये लड़कियों और महिलाओं में जिन्होंने इस दवा को लिया, उन महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, उनके योनि में, उनके गर्भाशय में कैंसर का कारण बनती थी। उनके सेल्स के अंदर ऐसे चेंजेस दिखे जो कैंसर पैदा करते हैं। और दवा जो गर्भाशय के संपर्क में आई, जिन्होंने इस दवा का प्रयोग किया, उसके बाद 1971 में एफडीए ने जब ये जांच कर ली
कि यह दवा वाकई बहुत हानिकारक है, तो इस हानिकारक दवा की मंजूरी वापस ले ली गई। 31 साल तक यह दवा ऐसे ही अमेरिका के बाजारों में बिकती रही, 200 कंपनियां इसको बनाती रही, और बाद में दवा की अनुमति वापस लेने के बाद कुछ सरकारी विश्वविद्यालयों में जब इसके ऊपर खोज की गई तो यह पाया गया कि ये केवल गर्भाशय का कैंसर नहीं करती, ये तो ब्रेस्ट कैंसर भी पैदा करती है। और ब्रेस्ट कैंसर पैदा करने के बाद, गर्भाशय का कैंसर पैदा करने के बाद और जो 10 साल बीते, तो 10 साल बीतते बीतते ये पता लगा कि ये दवा केवल खाने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं करती, बल्कि दवा के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों के बड़े होने के बाद उन बच्चों के अंदर भी, अगली पीढ़ी में भी ये कैंसर पैदा करने की संभावना करती है। कितनी भयंकर नुकसान की बात है। आप कल्पना करके देखिए कि एक सामान्य बीमारी के लिए आप कोई दवा लें, और वो सामान्य बीमारी के लिए जो आप दवा लें, वो दवा आपको कैंसर पैदा कर दे। अब 1966 से लेकर 1969 तक कई महिलाओं में वैजाइनल कैंसर पाया गया। इसके ऊपर 1971 में जब रोक लगाई एफडीए ने, तो एफडीए ने रोक लगाने के बाद 1970 के बाद बहुत से लोगों को जब कैंसर हुआ, तो उनमें से हजारों महिलाओं ने 1991 तक, कुछ को कैंसर 10 साल बाद हुआ, कुछ को 15 साल बाद, कुछ को 20 साल बाद, कुछ को 30 साल बाद, कुछ को 40 साल बाद, 1991 तक 1000 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग फार्मा कंपनियों के खिलाफ कैंसर होने वाली महिलाओं ने किया कि हमें, अगर फार्मा कंपनी ने जांच की होती, गलत दवा नहीं दी होती, तो हमें गर्भाशय का, हमें ब्रेस्ट का, हमें कैंसर नहीं होता। इन सब मुकदमों में कार्रवाई करनी थी, कोर्ट में बार बार एप्लीकेशन लगाई गई, लेकिन उसमें एक बड़ी बाधा यह आई कि वो ये प्रूव करने में असफल रहे कि हमने इसी ब्रांड की खाई थी, क्योंकि हर ब्रांड इसको बनाता था, तो किसी भी ब्रांड की जिम्मेदारी नहीं हो पाई, और किसी भी ब्रांड ने जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कहा कि क्या पता हमारी खाई है, किसी और ब्रांड की खाई है। तो एलोपैथी की दवा इतनी नुकसानदायक है जो 10-20 साल बाद भी आपको नुकसान कर सकती है। देखिए, कानून में किसी दवा को, इस दवा से कैंसर हुआ है, इस दवा से नुकसान हुआ है, ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, जुर्माना लेना बहुत मुश्किल है। और मैं ये कहता हूं कि किसी को कैंसर हो गया और कंपनी ने गलती मान ली, कोर्ट ने सजा भी दे दी, और मान लो उसने 1000 करोड़ का जुर्माना किसी व्यक्ति को दिलवा दिया, लेकिन 1000 करोड़ भी खर्च करने के बाद भी क्या वो व्यक्ति बिना कैंसर के जितना स्वस्थ शरीर था, वो स्वस्थ शरीर पा सकता है? क्या 1000 करोड़ रुपए या लाखों डॉलर देने के बाद भी क्या कोई फार्मा कंपनी इस बात की जिम्मेदारी ले सकती है? क्या उसके पास इतना विज्ञान या साइंस या इतनी फैसिलिटीज है कि किसी व्यक्ति को बीमारी होने के बाद वो उसको ठीक उपचार कर सके, उसको ठीक कर सके? नहीं। ये डीएस डॉक्टर्स द्वारा बोस्टन फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि हमें जो कैंसर हुआ है वो हमारे माता पिता ने, हमारी मां ने जो दवाई खाई उसके कारण, डीएस के कारण हुआ है। उनकी सुनवाई के लिए भी फिर फार्मा कंपनियों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। बाद में कुछ एक समझौता किया गया, एक राशि दी गई, लेकिन क्या आप और हम या हमारा कोई परिचित कैंसर की दवा खाए, कोई सामान्य बीमारी के लिए दवा खाए और 40 साल बाद उसको कैंसर हो जाए, और उनके बच्चों को कैंसर हो जाए, और बच्चों को कैंसर होने के बाद कुछ $1000 का यदि मुआवजा मिल भी जाए, तो क्या उस मुआवजे से वो सुख, वो चैन, वो शांति पा सकते हैं? क्या वो आनंद पा सकते हैं? क्या वो स्वस्थ शरीर पा सकते हैं? नहीं पा सकते। देखिए, जिस डॉक्टर को हम ये मानते हैं कि ये भगवान है, शायद वो भगवान नहीं है। वो डॉक्टर आपको वो दवा लिखता है जिसमें ज्यादा कमीशन हो। और डॉक्टर को नहीं पता, एमबीबीएस करने वाले, एमडी करने वाले डॉक्टर को दवा लिखने के लिए समझाने वाला, बताने वाला 12वीं फेल या 12वीं पास वो मार्केटिंग और सेल्स का व्यक्ति होता है जिसने कभी खुद एमबीबीएस नहीं की, जिसको उस दवा के बारे में नहीं पता। वो फार्मा कंपनी जो उसको रटाया जाता है, वो रटकर डॉक्टर को कह देता है, झूठी सच्ची रिसर्च रिपोर्ट बनाकर डॉक्टर को दिखा दी जाती है, डॉक्टर उसके ऊपर यकीन कर लेता है, डॉक्टर के ऊपर मरीज यकीन कर लेता है, और फार्मा कंपनी जिस साल्ट के तत्काल थोड़े से रिजल्ट आते हैं, उसके साइड इफेक्ट की जांच किए बिना उस साल्ट का ब्रांड नेम के साथ बाजार में दवा बनाकर उतार देती है। फार्मा कंपनी के पास ना इतना समय है, ना इतनी चिंता है कि उसकी इस दवा से कोई कैंसर या कोई बीमारी हो सकती है। और देखिए, फार्मा कंपनी जिसके पास रिसर्च के इक्विपमेंट है, वो यदि पता भी कर ले
तो पता करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरी बीमारी के कारण, मेरी दवा के कारण किसी को कोई बीमारी हुई है, और वो इसको स्वीकार कर लेगी, तो स्वीकार करने के बाद उसको हजारों डॉलर का जुर्माना देना पड़ सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, उसका मुनाफा कम हो सकता है, उसके शेयर का भाव कम हो सकता है। तो आपके स्वास्थ्य की चिंता, हमारे स्वास्थ्य की चिंता किसी फार्मा कंपनी को नहीं है, किसी डॉक्टर को नहीं है। हमारे स्वास्थ्य की चिंता, आपके स्वास्थ्य की चिंता केवल हम कर सकते हैं, और उस स्वास्थ्य को बनाने का, उस स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का केवल एक ही तरीका है, वो तरीका है प्रकृति के नजदीक रहने का, प्रकृति के अनुरूप जीने का, प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का, प्रकृति को नष्ट करके नहीं, प्रकृति के साथ जीकर, जो भारतीय वैदिक सनातन परंपरा कहती है, उसी के अनुसार हम कैंसर जैसी बीमारियों से, फार्मा लॉबी के, फार्मा माफिया के, बिग माफिया के, बिग फार्मा के हम जहर से, कहर से बच सकते हैं।